बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो अजीज तुलबा और तालिबात, आज हम मुंशी प्रेमचंद का अफसाना जेवर का डब्बा की पढ़ाई करेंगे। तमाम बच्चों से दरख्वास्त है कि वो सबक की अच्छे से रीडिंग करें और दौरान रीडिंग मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ नोट करते जाएं। जी तो स्टूडेंट्स, अफसाना पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक़े, किसी एक पहलू या एक किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए अफसाना मुख्तसर होता है और अफसाने को पढ़ने के बाद आप किसी एक सबक या नतीजे पर पहुंचते हैं और तवालत के एतबार से, यानी अफसाने की कहानी इतनी लंबी, यानी इतना तवील, बहुत ज्यादा तवील नहीं होता, बल्कि सिर्फ इतनी लंबी होती है कि आप उसको एक नशिस्त में, एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। लिहाजा इख्तिसार, वहदत तासुर और जामयत, यानी इसकी कहानी अपनी जगह मुकम्मल होती है, मुख्तसर होती है और अफसाना पढ़ने के बाद आप किसी एक सबक या नतीजे पर पहुंचते हैं। तो लिहाजा दूसरे लफ्जों में, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मुख्तसर कहानी या एक ही पहलू या नुक्ते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफसाना मुख्तसर कहानी होती है और उसमें जिंदगी का कोई एक पहलू या नुक्ता पेश किया जाता है या किसी एक किरदार के बारे में जो है बताया जाता है और उसको पढ़ने के बाद आप किसी एक सबक या नतीजे पर पहुंचते हैं। लिहाजा अगर आप इन सब चीजों को जहन में रखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मुख्तसर कहानी या एक ही पहलू या नतीजे सबक, पहलू या नुक्ते सबक या नतीजे पर मुश्तमिल कहानी को अफसाने का नाम दिया जाता है। अगर अफसाने की हम तारीख देखें तो मुंशी प्रेमचंद का नाम जो है वो हमें हिस्ट्री में पहले अफसाना निगार या अवलीन अफसाना निगारों की फहरिस्त में नजर आता है। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने जो हैं वो मुआशरे की नाहमवारियों के बहुत से पहलुओं को हमारे सामने लाते हैं और अगर आप लाइब्रेरी में जाकर इनके और भी अफसाने आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो और आप दूसरे अफसाना निगारों की तहरीरें पढ़ें तो आप ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं कि दूसरे अफसाना निगारों और मुंशी प्रेमचंद की तहरीरों में आपको क्या फर्क नजर आएगा और आपको कौन सा अफसाना निगार ज्यादा पसंद है। जहां तक इस अफसाने का ताल्लुक है, गुर्बत और तंगदस्ती में बसा औकात इंसान की नीयत खराब हो जाती है, उसकी नीयत डावाडोल हो जाती है। लेकिन जाहिर है कि जब इंसान का ज़मीर जागता है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है और इस वक्त इंसान अपनी गलतियों का अजाला करने की कोशिश करता है। इस अफसाने में भी ऐसा ही कुछ आप पढ़ेंगे। तो आइए रीडिंग का आगाज करते हैं। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। इस साल वालिद भी चल बसे यानी फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए और प्रकाश जिंदगी के जो शीरी ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। यानी शीरी ख्वाब का मतलब है बच्चों के मीठे सपने, सुहाने सपने, यानी ये देखना कि जिंदगी जो है वो एक फूलों का बिस्तर है, जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हैं। इंसान जो है वो जो ख्यालों ही ख्यालों में सोचता रहता है कि जिंदगी में जो है वो सब कुछ, जाहिर है हर इंसान अच्छा ही सोचता है। तो प्रकाश भी ऐसे ही जिंदगी के बारे में जो मीठे मीठे ख्वाब देखता रहता था वो सब के सब उसके वालिद की वफात के साथ खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, खत्म हो गए। वालिद आला ओहदे पर थे। इनकी वसातत से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी। जी बच्चों, ये आपने जो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपके एमसीक्यूज आपसे कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है सवाल जवाब, इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि प्रकाश के वालिद साहब जो थे वो एक आला ओहदे पर थे और प्रकाश को उम्मीद थी कि अपने वालिद के
उनकी वसातत से, उनके जरिए से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह जो है वो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मगर सब मंसूबे धरे ही रह गए। यानी सब ख्वाब, जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि मट्टी में मिलके धरे रह गए, यानी खत्म हो गए। और अब गुजर औकात के लिए सिर्फ 30 रुपए माहवार की ट्यूशन ही रह गई। यानी कि प्रकाश को एक जो है वो ट्यूशन मिली पढ़ाने के लिए और गुजर औकात करने के लिए, यानी गुजारा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ट्यूशन थी, जहां से उसको सिर्फ महीने के माहवार, महीने के बाद माहवार, जैसे माहवार आमदनी यानी महीने के बाद जो तनख्वाह जिसको आप कहते हैं, माहवार की ट्यूशन ही रह गई, यानी उसको महीने के बाद सिर्फ 30 रुपए मिलते, जिसमें उसे अब गुजारा करना था। वालिद ने भी कोई जायदाद न छोड़ी, उल्टा बहू का बोझ और सर पर लाद दिया। यानी जैसा कि दुनिया का दस्तूर है कि वालिद की वफात के बाद जो भी जायदाद होती है वो बच्चों में तकसीम कर दी जाती है, और प्रकाश के वालिद चूंकि प्रकाश की तरह एक गरीब इंसान थे, लिहाजा उन्होंने विरासत में तो कोई जायदाद नहीं छोड़ी, और अपनी जिंदगी में ही चूंकि उन्होंने प्रकाश की शादी करवा दी थी, लिहाजा अब बीवी की कफालत की जिम्मेदारी भी प्रकाश के सर पर थी। और औरत भी मिली तो तालीम याफ्ता, और प्रकाश की बीवी एक तालीम याफ्ता औरत थी, शौकीन खाने पीने, अच्छा पहनने की शौकीन, जुबान तरार, तेज जुबान की चालाक औरत थी, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था। यानी कि जो अच्छा कपड़ा पहनने और अच्छा खाने की शौकीन थी, और उस पर कंप्रोमाइज ना करने वाली, जैसा कि हर इंसान की आदत में शामिल है। मोस्टली लोग हैं जो कि चटपटी चीज़ें खाते हैं, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये तो हर इंसान की फितरत में दाखिल है कि जाहिर है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, अपने शौक पूरे करना, ये हर इंसान को अच्छा लगता है। लिहाजा प्रकाश की बीवी भी इसी तरह की खातून थी। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए की नौकरी करते शर्म तो आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर इसके आंसू पूछ दिए। अब चंद्र प्रकाश को जाहिर है उसके लिए ये सिर्फ 30 रुपए की नौकरी, ये 30 रुपए खैर उस जमाने में बहुत होते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि उसमें उसके सारे एक्सपेंसेस भी जो है वो पूरे हो जाते। तो उसको जो है वो इतने कम पैसों में नौकरी करते हुए शर्म तो आती थी, लेकिन ठाकुर साहब, ठाकुर बेटा कहते हैं राजपूत जमींदार जो है ये भी एक कास्ट है, तो ये वैसे ठाकुर जो है वो इज्जत के लिए भी, इज्जत एहतराम के लिए भी बोला जाता है। लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए, जिनके बेटे को वो ट्यूशन पढ़ाता था वो ठाकुर साहब थे, उन्होंने 30 रुपए ट्यूशन फीस महाना के साथ साथ उसे मकान रहने के लिए दिया कर इसके आंसू पूछ दिए, यानी उसको तसल्ली दे दी। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। तो ठाकुर साहब ने प्रकाश को जो मकान रहने के लिए दिया वो बिल्कुल जो है ठाकुर साहब के मकान के साथ वाला मकान था। पुख्ता यानी पक्का ईंटों से बना हुआ, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से आरास्ता, यानी जो जरूरी चीजें होती हैं घर में जरूरत की होती हैं वो उन आरास्ता सजा हुआ। ऐसा मकान 20 रुपए माहवार से कम में ना मिल सकता था। काम सिर्फ 2 घंटे का था, यानी कि जो मकान जितना साफ सुथरा था और उसमें जरूरी चीजें भी मौजूद थी, तो ऐसा मकान अगर प्रकाश किराए पर लेता तो वो 20 रुपए से कम नहीं था। लिहाजा उसने वो 30 रुपए माहवार की ट्यूशन जो थी वो एक्सेप्ट कर ली। काम सिर्फ 2 घंटे का था, यानी सिर्फ 2 घंटे जो है वो उसको पढ़ाना था लड़के को। लड़का तो लगभग इन्हीं की उम्र का था, यानी प्रकाश की उम्र का था, मगर बड़ा कुंद जहन यानी नालायक। कुंद जहन कम जहन का, जिसका जहन सुस्त हो, जिसको जरा मुश्किल से देर से समझ आती हो। कामचोर, तो कामचोर काम से जी चुराने वाला, अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। तो ये भी आपने जो है वो जहन में रखना है कि प्रकाश, सॉरी, जो लड़का ठाकुर साहब का लड़का था वो किस ग्रेड में पढ़ता था, 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे
बड़ी बात ये कि ठाकुर और ठकराइन, ठाकुर और ठकराइन, ठकराइन ठाकुर साहब की जो बीवी है, दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना लड़का ही समझते थे। यानी इन सब से बढ़ के ये कि ठाकुर साहब और उनकी बीवी दोनों ही प्रकाश की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपने बेटे जैसे ही समझते थे, गोया वो मुलाजिम नहीं घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उससे मशवरा लिया जाता था। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीर इंदर को पढ़ा कर चलने के लिए छड़ी उठाई। अभी आपने याद रखना है कि वीर इंदर शागिर्द का नाम था, प्रकाश के शागिर्द का नाम था वीर इंदर। को पढ़ाकर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठकराइन ने कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा, वो क्या बात है जो वीर इंदर के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा, ये जिसको आप आमतौर पर अलहदा पढ़ते हैं, अलग, प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी ने कहा, जी बेटा, अब ठकराइन का नाम था उमा देवी, अलहदा अलग ले जाकर, प्रकाश को अलग यानी एक कमरे में ले जाकर ठकराइन उमा देवी ने कहा। जी, प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? सलाह मशवरा, यानी बेटा तुम क्या मशवरा देते हो? वीरू का ब्याह कर दूं, यानी अपने बेटे वीर इंदर को उसने यानी उसके एज अ निक नेम बोला कि वीरू का ब्याह कर दूं, यानी क्या तुम मशवरा देते हो कि मैं अपने बेटे वीर इंदर की शादी कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से पैगाम आया है, यानी कि एक बहुत अच्छे घर से इसके लिए रिश्ता आया है, लिहाजा तुम मुझे क्या मशवरा देते हो कि क्या मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए? प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा। अब यहाँ देखें कि आपने पिछले अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि वो सबसे बढ़कर ये कि वो दोनों मियाँ बीवी उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उसको बहुत ज्यादा इज्जत देते थे, लिहाजा वो कम सैलरी पर भी उनके साथ उसने सब्र शुक्र कर लिया। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वीरू बाबू से पूछिए, ये तो वीरू बाबू जी से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ, प्रकाश ने जरा तजब्जुब से कहा, यानी जरा उसको हिचकिचाहट हुई कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूँ, यानी मैं इस मामले में आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ। इसका 20वां साल तो है। जी बेटा, इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें, यानी कि उसकी उम्र कितनी थी, वीरेंद्र की उम्र कितनी थी, तो उसकी उम्र 20 साल थी। इनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना हो चुका। प्रकाश कहता है कि मैं इस मामले में आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ, वैसे तो जाहिर है वो 20 साल का हो चुका है, उसकी शादी की उम्र है, लेकिन आप ये अपने जहन में रख लें कि अगर उसकी शादी हो गई तो बस उसके बाद उसका पढ़ना लिखना खत्म। तो यानी कि उसके बाद उसके यानी वो पढ़ाई में उस तरह से संजीदा नहीं रहेगा, और उसके लिए ये एक सानवी चीज हो जाएगी। तो फिर आगे से जो है वो ठकराइन, जो कि उनका नाम आपने जहन में रखना है, उमा देवी, तो वो फिर कहती हैं, तो अभी ना करूं, तुम्हारी यही सलाह है? यानी फिर वो उससे सवालिया अंदाज में पूछती है, तो फिर तुम क्या कहते हो कि अभी ना करूं, क्या तुम ये मशवरा देते हो? तो प्रकाश कहता है, नहीं नहीं, जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाएं, मैंने तो दोनों बातें अर्ज कर दी। यानी वो कहता है कि जैसे आपको मुनासिब लगे, मैंने तो आपको दोनों तरह से ही बता दिया है कि वैसे तो वाकई उसका 20 साल उसकी उम्र होने को है अब, और शादी के लिए जाहिर है उसकी उम्र मुनासिब है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर मतलब शादी हो गई तो फिर पढ़ाई लिखाई तो खत्म हो जाएगी। तो फिर वो ठकराइन कहती है, तो कर डालूं, मुझे डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए, फिर पछताना पड़ेगा, बहक ना जाए, गलत कामों में ना पड़ जाए, फिर पछताना पड़ेगा। मेरे रहते हुए, अब प्रकाश कहता है कि मेरे रहते हुए यानी मेरे होते हुए, तो आप इसकी फिक्र ना करें, यानी वो कहता है कि आप ये इस चीज की फिक्र ना करें कि वो गलत कामों में पड़ जाएगा, मैं इस का ख्याल रखूंगा, वो मेरे भाइयों की तरह है। हाँ, मर्जी हो तो कर डालिए, लेकिन अगर आप चाहती हैं, आपको ठीक लगता है, तो आप शादी कर दें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है।
सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी। अब उमा देवी ठकराइन उसे कहती हैं कि सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी, ये समझ लो, यानी ये जान लो कि सब तैयारियां तुमने ही करनी है। प्रकाश कहता है तो मैं कब इनकार करता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में एक कमजोरी होती है। यानी रोटी की खैर मनाने यानी रोटी कमाने के लिए जो है कोशिश करने वाले, भाग दौड़ करने वाले जो तालीम याफ्ता नौजवानों की एक कमजोरी होती है कि जो इन्हें तल्ख सच्चाई के इजहार से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और शादी का सामान होने लगा। शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथ में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का इख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात न थी। ये 10-12 हजार बेटा, आप ये याद रखिएगा कि ये उस वक्त के 10-12 हजार आज के 10-12 लाख से भी ज्यादा थे। जैसा कि आपने देखा कि वो पूरा महीना पढ़ाने के बाद उसकी जो माहाना तनख्वाह थी वो 30 रुपए थी। लिहाजा मतलब 10-12 हजार रुपए उन्होंने उसके हाथ में दे दिए कि सब अब शादी का इंतजाम, सारी खरीदारी और सब इंतजामात उसको करने हैं। तो 10-12 हजार रुपए, ये अब आपने 10-12 हजार रुपए ये भी अंडरलाइन कर लो, याद रखना है। खर्च करने का इख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात न थी। यानी कि ये थोड़ी इज्जत की बात नहीं थी कि वो उसके ऊपर इतना भरोसा करते थे, इतना ट्रस्ट करते थे। देखते देखते एक खस्ता हाल नौजवान जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। ये कहते कहते इसकी आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी। प्रकाश उसको तसल्ली देते हुए चंपा को कहता है, साड़ी तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। ये मुसीबत के दिन हमेशा न रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती, गुजर हो जाए यही बहुत है। चंपा आगे से उसे हंसते हुए बोलती है कि मन की मिठाई खाना से मुराद है ऐसी मिठाई जिसका कोई वजूद ना हो, यानी मुराद है दिल को खुश करने वाली ख्याली बातें। यानी चंपा के कहने का मकसद होता है कि वो कहती है कि मैं तुम्हारी ऐसी दिल को खुश करने वाली ख्याली बातों में नहीं आती, या इससे मतलब ये भी है कि मैं ऐसे बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखती। हमारा गुजर बसर हो जाता है, गुजारा हो जाता है, हमारे लिए यही बहुत है। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और गम से सर झुका लिया। इससे यहाँ मतलब ये है कि प्रकाश को इस बात की शर्मिंदगी होती है कि उसकी गुर्बत की वजह से वो अपनी बीवी के लिए अच्छे कपड़े और जेवर नहीं खरीद सकता, या उसके रहने के लिए अच्छा घर और अच्छे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। इसलिए वो शर्म और गम से सर झुका लेता है। चंपा इसे इतना काहिलुल वजूद समझती है, यानी चंपा की नजर में वो मतलब वो इतना सुस्त और निकम्मा है कि वो उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं खरीद सकता या उसके ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकता। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। प्रकाश चूंकि वो 5 हजार के गहने खरीद के लाता है तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एक शख्स जो कि पूरा महीना मेहनत करके 30 रुपए कमाता है तो जाहिर है 5 हजार के जेवर तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसके दिमाग में अभी तक वो जेवर जो है उनका ख्याल उसके दिमाग से नहीं जाता। जेवर इसकी आंखों में बसे हुए थे, यानी उसके तसव्वुर में अभी तक उसके ख्यालों में जेवर ही फिर रहे थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी। बढ़िया, आला दर्जे के, उम्दा दर्जे के। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, जेवरों की बात सुनकर दिल जलता है। यानी उसको चंपा कहती है कि बार बार जेवर की बात ना करो। जाहिर है जो चीज इंसान खरीद नहीं सकता तो उसके बारे में सुनकर उसका दिल ही बुरा होता है। आगे से प्रकाश उसे कहता है, वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। ठाकर साहब भी मतलब के यार हैं, मतलब के यार हैं यानी मतलबी हैं। ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। प्रकाश के दिल में उसको अपने दिल में थोड़ा दुख सा फील होता है। वो चंपा को कहता है कि ठाकर साहब भी मतलबी निकले, इतने मालदार थे और उनसे ऐसा ना हुआ कि 5 हजार के जेवर खरीदे तो कहते कि इनमें से एक
कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। चंपा फिर उसको जवाबन कहती है, तुम भी कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, इसमें बचपन की क्या बात है, कोई फराख दिल आदमी कभी इतनी कंजूसी ना करता। प्रकाश कहता है कि नहीं, इसमें बचपन की कोई बात नहीं, अगर फराख दिल बड़े दिल वाला, आली जर्फ वाला, यानी कि अगर कोई बड़े दिल वाला होता तो कभी इतनी कंजूसी ना करता। मैंने ऐसा कोई सखी नहीं देखा। चंपा कहती है, मैंने ऐसा सखी कोई नहीं देखा। सखी सखावत करने वाला, जो है फयाजी करने वाला, जो अपनी बहू के जेवर किसी गैर को बख्श दे। अब चंपा उसको जवाबन तसल्ली देते हुए कहती है कि मैंने इतनी भी सखावत करने वाला कोई शख्स नहीं देखा कि वो जो अपनी बहू के लिए जेवर खरीद रहा है वो ऐसे ही किसी और को दे दे। फिर प्रकाश कहता है, मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं, मैं इनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी, मगर अहले सरवत का दिल दौलत के बोझ से दबकर सुकड़ जाता है। अहले सरवत रुपए पैसे वालों का, दौलतमंद मुराद है इससे। मगर अहले सरवत का दिल दौलत के बोझ से दबकर सुकड़ जाता है, इसमें सखावत और फराख हौसलगी के लिए जगह ही नहीं रहती। प्रकाश कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं इनका दिल रुपए पैसे की रेल पेल से दबकर छोटा हो जाता है और दूसरों के ऊपर पैसा खर्चने और दिल बड़ा करने का उनमें हौसला नहीं रहता। फराख हौसलगी, बड़ा हौसला जो है उसकी इनके दिल में जगह नहीं रहती। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आई। बार बार वही चमकीले जेवर आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल घिर आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। यकायक अचानक प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। आह, चंपा के नाजुक जिस्म पर एक गहना भी नहीं। यानी प्रकाश को ख्याल आता है अपनी बीवी के बारे में कि उसकी बीवी के पास, यानी वो खुद अपने आप को बहुत कमतर और सुस्त, निकम्मा, बेबस महसूस करता है कि वो अपनी बीवी के लिए एक जेवर तक नहीं खरीद सकता। और उसके बारे में सोचता है कि इतनी पढ़ी लिखी और ज़हीन खूबसूरत होने के बावजूद वो इतनी सब्र वाली है और शुक्र करने वाली है कि उसके इतने खराब हालात के बावजूद ये सारी चीज़ें उसको जब वो ठाकुर साहब की बेटे की शादी के लिए सारी शॉपिंग करता है और इतने महंगे जेवर खरीदे जाते हैं तो उसको तब एहसास होता है कि उसकी बीवी कितनी सब्र और शुक्र करने वाली है कि वो इतने तंग हालात में भी उसके साथ गुजारा कर रही है। तो उसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। वो दबे पांव कमरे से बाहर छत पर आया। ठाकर साहब की छत इसकी छत से मिली हुई, बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। अचानक जो है वो प्रकाश के जहन में कोई ख्याल उठता है और वो दबे पांव यानी आहिस्ता कदमों से बगैर आवाज के, दबे पांव बगैर आवाज किए कमरे से बाहर छत पर आता है। और ठाकर साहब की जो छत होती है, आपने पहले भी सबक के शुरू में पढ़ा कि प्रकाश का मकान बिल्कुल ठाकर साहब के मकान से मिला हुआ था, तो जाहिर है छतें भी मिली हुई थी। लिहाजा उनके दरमियान में सिर्फ एक 5 फुट की ऊंची छोटी सी दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, यानी खामोशी थी। जी तो स्टूडेंट, उम्मीद है यहाँ तक का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सबक के बकिया हिस्से की रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। निकम्मा, बेबस महसूस करता है कि वो अपनी बीवी के लिए एक जेवर तक नहीं खरीद सकता और उसके बारे में सोचता है कि इतनी पढ़ी लिखी और ज़हीन खूबसूरत होने के बावजूद वो इतनी सब्र वाली है और शुक्र करने वाली है कि उसके इतने खराब हालात के बावजूद ये सारी चीज़ें उसको जब वो ठाकुर साहब की बेटे की शादी के लिए सारी शॉपिंग करता है
और इतने महंगे जेवर खरीदे जाते हैं, तो उसको तब एहसास होता है कि उसकी बीवी कितनी सब्र और शुक्र करने वाली है कि वो इतने तंग हालात में भी उसके साथ गुजारा कर रही है। तो उसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने की उम्र है, और इसी उम्र में इस बेचारी को हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। वो दबे पांव कमरे से बाहर छत पर आया। ठाकर साहब की छत इसकी छत से मिली हुई, बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। अचानक जो है वो प्रकाश के जहन में कोई ख्याल उठता है, और वो दबे पांव यानी आहिस्ता कदमों से बगैर आवाज के, दबे पांव बगैर आवाज किए कमरे से बाहर छत पर आता है। और ठाकर साहब की जो छत होती है, आपने पहले भी सबक के शुरू में पढ़ा कि प्रकाश का मकान बिल्कुल ठाकर साहब के मकान से मिला हुआ था, तो जाहिर है छतें भी मिली हुई थी। लिहाजा उनके दरमियान में सिर्फ एक 5 फुट की ऊंची छोटी सी दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, यानी खामोशी थी। जी तो स्टूडेंट, उम्मीद है यहाँ तक का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सबक के बकिया हिस्से की रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।